अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में चीन की गुस्ताखी की कोशिशें करता रहा है, लेकिन सरकार ने चीन की चालबाजियों पर नकेल की पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर पूर्वी इलाके में एलएसी के पास बीआरओ सड़कों का जाल बिछाने में लगा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ 2 टनल बना रहा है, जिसका कभी भी उद्घाटन हो सकता है। चीन को टेंशन देने वाली ये टनल है नेचीफू और सेला। इस टनल के बन जाने से सीमावर्ती इलाकों में पहुंचे और आसान हो जाएगी। इससे व्यापार और पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन उससे अहम है इसका सामरिक और रणनीतिक महत्व। इससे सेना की मूवमेंट में तेजी आ जाएगी और भारी सैन्य साजो सामान को सीमा तक आसानी और तेजी से पहुंचाया जा सकेगा और चीन की चालबाजियों को और भी करारा जवाब इससे मिलेगा। चीन की हरकतों से निपटने के लिए भारत एलएसी पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगा है। इसलिए चीन सीमा पर पहुंच आसान बनाने के लिए बीआरओ सड़कों का जाल बिछाने में जुटा हुआ है और खासकर उन जगहों तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश हो रही है जो चीन सीमा से सटे हैं। चीनी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम से जोड़ने के लिए 2 टनल बनाने का काम तेजी से चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में ये देश को समर्पित भी कर दिया जाएगा। इस टनल का नाम है नेचीफू टनल और सेला टनल। सबसे पहले बात नेचीफू टनल की। करीब 500 मीटर लंबी नेचीफू टनल की नींव अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले में बनाई जा रही यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर है। यह असम के बालीपारा चारद्वार को तवांग से जोड़ेगी। डी शेप में बनी यह सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है, जिसमें 2 वे ट्रैफिक की आवाजाही हो सकेगी। ट्रेवल टाइम की भी बचत होगी। बीटीसी जो रोड है, जो फॉरवर्ड एरियाज, इंडो चाइना बॉर्डर में जो तवांग है, फॉरवर्ड एरियाज है, उनको कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, सड़क है, उस पर बनाई गई है और ये कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल पूरी तरह से ये नेचीफू टनल तैयार है। नेचीफू सुरंग को यूनिक डी शेप में बनाया गया है और इसकी विशेषता अब मैं आपको बताता हूं। ये जो टनल है, एक तो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, दूसरा ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, पूरी तरह से फॉगी रहता है। ज्यादातर समय इसी तरह यहां धुंध छाई रहती है। लगभग समुद्र तल से 5700 फीट की ऊंचाई पर ये इलाका है और ये आप देख रहे हैं, किसी भी हालत में बहुत ज्यादा दूर आप देख नहीं सकते हैं और इस वजह से, इस धुंध की वजह से यहां एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। और इसी वजह से, एक ये वजह और दूसरी सामरिक दृष्टि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे सीधे आप इस जो एरिया है, इसको आप क्रॉस करके आगे की ओर निकल जाएंगे। बीआरओ ने इस टनल को इसलिए बनाया है क्योंकि नेचीफू टनल के आसपास जबरदस्त कोहरा रहता है, जिसके कारण स्थानीय गाड़ियों के अलावा सेना की गाड़ियों की आवाजाही भी यहां बेहद मुश्किल से हो पाती है। लेकिन इस टनल के बन जाने से आवाजाही आसान हो सकेगी। नेचीफू टनल जो है वो एक नेचीफू पास के नीचे बन रहा है। नेचीफू पास वाला एरिया बहुत ही डेंस फॉग, कोहरा वाला इलाका है। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का एरिया है जो बहुत ही कोहरे से कवर रहता है। उस वजह से वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी एरिया रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको बाईपास करने के लिए हमने 1/2 किलोमीटर का 500 मीटर लेंथ का एक नेचीफू टनल हमने बनाया है, जो कि बाई लेन टनल है। 2 वे ट्रैफिक उसमें से जाएगा और वो टनल अभी कंप्लीट हो चुका है। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटिंग्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम हमने सब लगाया है एंड ये टोटली कंप्लीट है और किसी भी समय इसको हम देश के लिए समर्पित करेंगे। इस टनल के बनने से सीमा पर सेना की आवाजाही तो आसान होगी ही, पर्यटन भी बढ़ने की उम्मीद है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, इंडस्ट्री, हर चीज को इस इलाके में बढ़ावा मिलेगा। दूर से दूर जो सीमावर्ती गांव हैं, उन सबको हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचीफू टनल के अलावा 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल का काम पूरा होने के कगार पर है। ये टनल 2 भाग में बन रही है। पहली 1 किलोमीटर और दूसरी टनल 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। 13,100 फीट ऊपर बीआरओ ने एक कामयाब टनल का निर्माण कर दिया है, जिसका नाम सेला टनल है और ये सेला पास के करीब है। सेला
टनल और इसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे इसके भीतर की जर्नी, और जर्नी कैसी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम चल पड़े हैं इस टनल के भीतर। लगभग 13,100 फीट की ऊंचाई पर ये टनल सेला पास को क्रॉस करते हुए निकल पड़ेगी, और सेला पास अब पार नहीं करना पड़ेगा। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन को खलबली मची हुई है इस टनल को लेकर, क्योंकि ये टनल जब शुरू हो जाएगी तब भारतीय सेना के वाहन उनके रडार से मुक्त हो जाएंगे और टनल के नीचे से वो तवांग तक और सभी मौसम में पहुंच सकेंगे। ये देखिए, हम टनल में घुस चुके हैं और टनल से उस पार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी काफी काम बाकी है, लेकिन टनल इस पार से उस पार जो खोल दिया गया है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी और भी काम बाकी है और बीआरओ की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सेला टनल के बनने से असम के तेजपुर से चीन सीमा से लगे तवांग तक पहुंचने में काफी तेजी आएगी। दूरी करीब करीब 10 किलोमीटर कम हो जाएगी और कम से कम 1 घंटे की बचत होगी। फिलहाल सेला पास पर गाड़ियों की स्पीड काफी कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फ के कारण करीब 3 महीने तक सेला पास बंद हो जाता है, लेकिन टनल बनने के बाद ये रास्ता 12 महीने खुला रहेगा। टनल के बनने से एलएसी पर तैनात सैनिकों की मूवमेंट में भी तेजी आएगी। सुरंग निर्माण पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर पूर्व राज्यों का विकास तेजी से होगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा या फिर किसी विषम परिस्थिति में सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी तेजी आएगी। दोनों का जब इनॉग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सुरंग लगभग रेडी हो चुकी हैं और जैसे ही इनका उद्घाटन होगा, ये शुरू हो जाएंगी, तो तवांग तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी में कोई समस्या नहीं होगी। फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं रहेगी। इन दोनों टनल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी, जिससे भारतीय सेना आसानी से एलएसी तक पहुंचकर चीनी सेना को मुफीद जवाब दे पाएगी। यही नहीं, इन दोनों टनल के खुलने से तवांग के आसपास पर्यटन भी बढ़ेगा और एलएसी के आसपास के गांव के विकास में भी तेजी आएगी। अनुपम मिश्रा, नेचीफू और सेला टनल, गुड न्यूज टुडे। तो कैसे टनल और सड़कों के जाल से अरुणाचल प्रदेश विकास की नई अंगड़ाई ले रहा है, इसे ग्राफिक्स के जरिए यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय सेना बीआरओ के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में जुटी है। भारत पहली बार 2000 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन पर फ्रंटियर हाईवे बना रहा है। करीब 40,000 करोड़ की लागत से बन रहा है ये हाईवे। चीन से सटी पूरी एलएसी को एक लाइन में जोड़ेगा। चीन के भूतिया गांव के करीब है ये भारत का फ्रंटियर हाईवे, जल्द ही गुजरेगा। बिल्कुल, और अरुणाचल प्रदेश में अभी 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ट्रांस अरुणाचल हाईवे और ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। पिछले 8 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 8 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हाईवे निर्माण में 65% तेजी आई है। बिल्कुल, इसमें 2,506 किलोमीटर सड़क सीमावर्ती इलाकों में बनाई गई है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.6 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल का निर्माण किया जाना है और असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा में लगने वाले समय को घटा देगी। बिल्कुल, वहीं अरुणाचल प्रदेश की नेचीफू टनल और सेला सुरंग परियोजना भी जल्द ही पूरी होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। देखिए, बात अगर मानसून की करें तो वो 1 हफ्ते की देरी के बाद केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और अब भद्रा दक्षिण के बाकी राज्यों को भी भिगोने के लिए आसमान में तेजी से उड़ चले हैं। अगले कुछ घंटों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और आने वाले कुछ दिनों में मानसून की बरसात पूरे उत्तर भारत की गर्मी को शांत कर मौसम सुहाना जरूर बना देगी। और केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। आने वाले 48 घंटों में ये तमिलनाडु और कर्नाटक तक पहुंचने वाला है। अगर नॉर्थ स्टेट की बात करें तो जल्द ही वहां भी मानसून की बारिश देखने को मिलेगी। मानसून विभाग ने भी उम्मीद जताई है कि आने वाले 1 हफ्ते में उत्तर भारत को मानसून सराबोर कर देगा।
आखिरकार एक हफ्ते के इंतजार के बाद मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मानसून भले ही देरी से आया, लेकिन आया है राहत के बूंदों के साथ। केरल के कई इलाकों में जमकर बरस रहा है। मानसून आगमन के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पूरे भारत पर छा जाएगा। मौसम विभाग ने मानसून के केरल तट पर पहुंचने की पुष्टि भी कर दी है। यूजुअली 5 जून के आसपास केरल में पहुंचता है और इस बार 8 जून को आया है। इसका अर्थात 7 डेज विलंब में साउथ ईस्ट मानसून केरल में पहुंचा है। मगर पास्ट 2 दिन देखेंगे अच्छा बारिश हो रहा है केरल में। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में ये तमिलनाडु, कर्नाटक और पूरे केरल में फैल जाएगा। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड से बढ़ता हुआ असम तक पहुंच जाएगा। अगले 48 आवर्स में अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की और कुछ हिस्से में मानसून एडवांस करेगा और दक्षिण भारत की और कुछ हिस्सा जैसे कि रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ केरला, सम और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में मानसून एडवांस होगा। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ असम, ये सब एरिया में भी अगले 48 घंटे के अंदर मानसून एडवांस करने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की स्पीड और हालात सही रहे तो ये बहुत तेजी से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगा और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक उत्तर भारत पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार या रविवार को बंगाल के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश भी हो सकती है। आमतौर पर केरल में 1 जून तक मानसून आ जाता है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही ये बता दिया था कि मानसून इस बार देरी से भारत में दस्तक देगा। मानसून के दस्तक देने से आने वाले दिनों में उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए गीतिका, जाहिर सी बात है कि इस बार मानसून देरी से आया है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून की रफ्तार दुरुस्त है। मतलब समझाते हैं, मतलब मानसून के अब तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए से समझाने की कोशिश करते हैं आप सभी को। हालांकि पूरे 1 हफ्ते के इंतजार के बाद मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि सही हवाओं की वजह से मानसून तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल सरगम, अभी तक बिपरजॉय तूफान की वजह से मानसून में देरी की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तूफान ने मानसून का रास्ता भी छोड़ दिया है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में कर्नाटक, तमिलनाडु में मानसून दस्तक भी देगा। बिल्कुल, और मानसून दरअसल बारिश करने वाली वो हवाएं हैं जो भारत में 2 तरफ से प्रवेश करती हैं। अगर इसे समझा जाए, मानसून की एंट्री देश में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से होती है। बिल्कुल, अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं वो केरल से दिल्ली तक का रास्ता तय करती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी से जो मानसून हवाएं उठती हैं वो बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट को भिगोती हैं। बिल्कुल, और तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं कि आपके राज्य और आपके शहर तक मानसून कब तक दस्तक देगा, क्योंकि गीतिका इस तरह के तमाम सवाल हमेशा दर्शकों के मन में रहते हैं। तो इसे भी हम ग्राफिक्स के जरिए आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, केरल में मानसून कल यानी 8 जून को ही दस्तक दे चुका है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में आज मानसून के बादल बरसने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं कर्नाटक भी आज मानसून दस्तक दे रहा है, मतलब यहां आज से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहां 10 जून को मानसून पहुंचने की उम्मीद है। बिल्कुल, बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो 15 जून को यहां मानसून के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात में मानसून के 20 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। तो सरगम, वहीं झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मानसून के 15 जून तक पहुंच जाने की उम्मीदें हैं और राजस्थान में 20 जून से मानसून के बादल जो है ना वो झमाझम बरसने लगेंगे। और मुझे लगता है गीतिका, सबसे ज्यादा तो दिल्ली वालों के मन में सवाल होगा कि दिल्ली में कब मानसून आने वाला है। तो दिल्ली में राहत की जो फुहारें हैं वो 30 जून तक आने की उम्मीद है। और बात अगर उत्तर प्रदेश यानी यूपी की करें तो यहाँ मानसून 20 जून को दस्तक दे देगा।
तो वहीं बिहार को क्यों पीछे छोड़े। चलिए, बिहार में जो है वो 15 जून तक मानसून की बारिश होने की उम्मीदें हैं, जबकि पंजाब में 30 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और देखिए, इस बार मानसून की बारिश में मुंबई की रफ्तार नहीं थमेगी, क्योंकि मुंबई के नगर निगम बीएमसी से लेकर मुंबई मेट्रो तक ने कुछ विशेष तैयारियां की है। देखिए, खास बात यह है कि मुंबई मेट्रो ने तो अपना एक कंट्रोल रूम तक बना दिया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए बारिश के दौरान होने वाली चुनौतियों से निपटा जाएगा, ताकि मुंबई की रफ्तार न थमे। केरल में मानसून की दस्तक के बाद अब धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुंबई में भी हर साल भारी बारिश होती है, जिसके चलते इस शहर की रफ्तार थम जाती है। मगर इस बार मुंबई मानसून के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि बीएमसी, रेलवे और मुंबई मेट्रो ने कुछ खास तैयारियां की है। मुंबई मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मानसून कंट्रोल रूम बना दिया है। बारिश के दरमियान लोगों को यातायात के समय दिक्कत ना हो, और अगर बारिश ज्यादा होती है तो किस तरीके से यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित किया जाए और यात्रियों को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इस कंट्रोल रूम में आधुनिक तकनीक और पेशेवरों की टीम तैनात होगी, जो खराब मौसम की वजह से होने वाले खतरों में काफी मददगार साबित होगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है ये ट्रैफिक कंट्रोल सेक्शन है। ये मेट्रो कौन सी मेट्रो ट्रेन कहाँ है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो यहाँ पर रखा जाता है। इस कंट्रोल रूम के जरिए मुंबई में दौड़ रही हर एक मेट्रो पर नजर रखी जाती है। मतलब कहीं भी कोई समस्या हुई तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सकती है। ये जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो हर पल हर सेकंड जो है ये नोटिस कर रहे होते हैं कि कौन सा मेट्रो ट्रेन जो है वो कहाँ पहुंची है, कहाँ पे कुछ डिसइंटरप्शन है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, वो इनकी जो हॉटलाइंस है उस पे कंटिन्यूस चालू रहता है। इसके अलावा यहाँ पावर मैनेजमेंट डेस्क भी बनाया गया है। अगर फर्ज कीजिए कि बहुत बारिश हो गई, बारिश होने के समय जो है पावर कट हो गया, अब पावर कट हो गया, यात्री फंसे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से निकालना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान किस तरीके से रखना है, तो ये पावर डेस्क यहाँ पे बनाया गया है। ये पावर डेस्क हर सेकंड का ब्यौरा रखेगा। अगर भारी बारिश की वजह से मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी तो उसे कैसे संभाला जाए, इसका भी इंतजाम इसी कंट्रोल रूम से किया गया है। अगर रेलवे बंद हो गया है, वहीं बस सेवाएं बंद हो गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सारी चीजें बंद हो गई हैं, मगर सिर्फ मेट्रो चालू है, तो उसके लिए जो है शेड्यूल डेस्क बनाया गया है। ये शेड्यूल डेस्क जो है वो सारी प्रायर प्लानिंग करता है कि कल मेट्रो किस तरह से चलनी है, किस तरीके से नहीं चलनी है। हॉटलाइन के अलावा महिला, बच्चों और बुजुर्गों की मदद के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि मुंबई के लोग खुलकर मानसून की फुहार का मजा ले सके। पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। 27 साल बाद भारत एक बार फिर इस साल मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए 140 देशों के प्रतिनिधि अगले एक महीने के लिए भारत में मौजूद हैं। अगले 30 दिनों तक सुंदरियां अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। मिस वर्ल्ड 2023 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, थाईलैंड, क्रोएशिया, लेबनान और भारत समेत कई देश शामिल होंगे। सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को ऑफिशियली प्रतियोगिता के वेन्यू के तौर पर चुना गया। आखिरी बार साल 1996 में भारत में मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन हो रहा है। यह प्रतियोगिता का 71वां संस्करण होगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया का अभी तक 6 मिस वर्ल्ड दे चुका है। और 22 साल की सिनी शेट्टी ने 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया था। सिनी शेट्टी का जन्म 2000 में मुंबई में हुआ था। हालांकि वो मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। 27 साल बाद इंडिया फिर से मिस वर्ल्ड होस्ट करने जा रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद है मिस इंडिया सिनी शेट्टी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना एक्साइटेड हैं आप पूरे दुनिया को भारत में होस्ट करने के लिए। आई एम क्वाइट एक्साइटेड, काफी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि 140 कंट्री की
मेरी सिस्टर्स डेलीगेट्स आएंगी यहाँ पर इंडिया में और हम उन्हें बताएंगे व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर, व्हाट द कल्चर्स ऑफ इंडिया। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो इस साल, कोई क्या आपने प्रिपरेशन की है और अभी आप जस्ट मिस वर्ल्ड के साथ मिस वर्ल्ड को आपने वेलकम किया है, क्या कोई टिप्स इनसाइट आपने ले लिया है? काफ़ी प्रिपरेशन आती है, मैं अपने आप को ही एक बेटर वर्जन बनाना चाहती हूँ और भारत का नाम रोशन कर पाए, इसीलिए तो हम रोज अपने नए एक्सपीरियंस से बेटर बनते हैं। तो विद एवरी सेकंड मैं बेटर बनते जाऊंगी और चाहे होप कर रही हूँ कि मिस वर्ल्ड का ताज मिल जाए हमें वापस। भारत ने अभी तक 6 मिस वर्ल्ड दुनिया को दी है, 7वीं की उम्मीद हम कर रहे हैं। करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह दुआ कर रही हूँ यही हो जाए। तो अभी शुरुआत हो चुकी है, हालांकि जगह का डिस्क्लोज अभी नहीं किया है कि कहाँ पे भारत की किस जगह में मिस वर्ल्ड होगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कितना एक्साइटेड हैं और क्या एक मैसेज आप उन सारी लड़कियों को देना चाहेंगे जो इस बार मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने वाली हैं? आई थिंक एक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ उन्हें कि बी एक्साइटेड बिकॉज यू कमिंग टू इंडिया। आप इंडिया आने वाली है तो बी रेडी फॉर डिलिशियस फूड, तरह तरह की जगहें, अलग अलग लैंडस्केप। व्हेन वी स्पीक अबाउट डाइवर्सिटी, वो सिर्फ कल्चर से रिलेटेड नहीं है, हमारा जियोग्राफिकल लोकेशंस है, हमारे पास माउंटेन्स है, बीचेस है, सिटी ऑफ मुंबई है दैट नेवर स्लीप्स। सो देयर इज अ लॉट टू सी इन इंडिया, देयर इज अ लॉट टू डिस्कवर इन इंडिया, सो बी एक्साइटेड। तो जब मैंने कैरोलाइन से बात की तो मैंने भी उनसे पूछा कि क्या वो बॉलीवुड में इंटरेस्टेड हैं, एंड शी सेड यस। तो आपके लिए भी सेम क्वेश्चन? मैं जरूर ये मूवी में कास्ट करना चाहूंगी जहाँ कैरोलिना हो, जहाँ हम दोनों लीड हो। बट नो टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई एम वेरी इंटरेस्टेड। काफी इंटरेस्ट है मेरा बॉलीवुड में, बचपन से ही मैं डांसर हूँ, तो श्रीदेवी, माधुरी, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा के गानों पे ही बड़ी हुई थी मैं, और अगर मुझे बड़े पर्दे पे रहने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। आखिरी सवाल मेरा है कि एक वायरल गर्ल जो है वो भी आप रही हैं, इंस्टा पे खूब धूम मचा रहे हैं, आपकी जो डांसिंग वीडियो है वो लोग बहुत मस्त पसंद करते हैं। मैं जब डांस की बात करती हूँ, नृत्य मेरे लिए पैशन है। मेरा एक हैप्पी प्लेस है कि दिन भर बहुत काम कर लिया तो मैं अपने आप को एक ईयरफोन्स डालती हूँ और अपना डांस दिखाती हूँ। तो जब मैंने पहला अपना वीडियो डाला था वो मैंने खुद की खुशी के लिए डाला था, बट जब लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया तब मैंने सोचा कि ये खुशी दूसरों को भी देनी चाहिए, एंड पीपल एंजॉय माई डांस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मध्य प्रदेश के मंदसौर में दरबार लगा हुआ है। इस दरबार में उन्होंने अपने एक दिली इरादे के बारे में बताया। वो अपने दैनिक कामकाज से छुट्टी लेना चाहते हैं, लेकिन क्यों, इस सब के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंदसौर में सजे अपने इस दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये है कि वो अपने दैनिक काम से ब्रेक लेना चाहते हैं ताकि अपने खास मकसद को पूरा कर सकें। आखिर वो मकसद है क्या, ये आप उन्हीं की जुबानी जान लीजिए। बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के उस पुस्तक का लेखन करेंगे। बाबा बागेश्वर की दिली इच्छा सनातन धर्म पर किताब लिखने की है। अपने इस मिशन की तैयारी में वो जुटे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सनातन धर्म के बारे में जान सके। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बेटियों के कल्याण का काम भी बढ़ चढ़ कर करते हैं। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने 125 कन्याओं की शादी कराई थी, तो अब उन्होंने 151 बेटियों का विवाह कराने की घोषणा की है। इस नेक काम के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने महिला दिवस का चुनाव किया है। मंदसौर में 7 जून को बागेश्वर बाबा के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें हनुमंत कथा के साथ साथ दिव्य दरबार का आयोजन भी हुआ, जिसका लाभ उठाने के लिए इतनी तादाद में लोग पहुंचे कि जैसे विशाल जगह भी कम पड़ गई हो। मंदसौर से रवीशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
फरीदकोट में बच्चों का एक ऐसा अस्पताल खोलने की तैयारी हो रही है जहां पर आने से बच्चे डरेंगे नहीं बल्कि बार बार आना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर बच्चों की पसंद पर पूरा ख्याल रखा गया है। उनके लिए खिलौने तो होंगे ही, दीवारों पर कार्टून्स के साथ उनके इलाज की सारी सुविधाएं भी होंगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये कोई स्कूल नहीं है, ये अस्पताल का शिशु वार्ड है और तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए सिर्फ दीवारों पर कार्टून्स ही नहीं बनाए गए, बल्कि उनके लिए खिलौने भी रखे गए हैं। फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल के शिशु वार्ड को बच्चों के हिसाब से डिजाइन किया गया है और शानदार तरीके से सजाया गया है ताकि बच्चों को यहाँ आने पर डर नहीं लगे। सिर्फ बच्चों को यहाँ खेलने के लिए ही सुविधा नहीं है, बल्कि नवजात से लेकर 18 साल के सभी बच्चों के हर तरह की मेडिकल सुविधा भी मौजूद है। गवर्नमेंट सेटअप के अंदर पंजाब का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है। ये पूरा हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 200 बेडेड सिर्फ बच्चों का एक वार्ड बनने जा रहा है। सो ये 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास 3 यूनिट होंगे बच्चों के। इसके अंदर नवजात शिशु का इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, बड़े बच्चों का भी इंटेंसिव केयर यूनिट है, हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी है। इसके अलावा हम मिल्क बैंक भी बनाने जा रहे हैं इसके अंदर। सो ये सारी की सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स देती है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी जो भी फैसिलिटीज देती है वो सारी की सारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इस अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने किया और कहा कि पूरे पंजाब में अभी तक ऐसा अस्पताल नहीं है। यहाँ पर बच्चों के हर मर्ज का इलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बिल्डिंग सारी बन गई है, बेड्स लग गए हैं सारा, बाकी जी थोड़ी मोटी इक्विपमेंट आनी बाकी है। प्लस ये HR बेसिकली जो स्टाफ लगना है वो रिक्रूटमेंट चलती पई है। सो बहुत जल्दी अं फॉर्मली इस इनॉग्रेट करांगे, काम शुरू हो गया है। फरीदकोट के इस अस्पताल में अंदर का नजारा बिल्कुल प्राइवेट अस्पतालों की तरह है। बड़े ही करीने से इसे बनाया गया है। जो भी बच्चे और उनके माता पिता यहाँ आ रहे हैं वो हैरानी जता रहे हैं। और सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा बहुत कम मिलते हैं, यहाँ तो बहुत बढ़िया सुविधा है और बच्चे के मन में लगता है, बच्चे को जो है कि इससे देखकर खुशी भी होता है, डर भी निकलता है। जो इंजेक्शन वगैरह से डरते हैं उनके लिए ये सुविधा बहुत बढ़िया है। फरीदकोट में बने इस अस्पताल को लेकर इलाके के लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि उनके बच्चों के लिए एक ऐसा अनोखा अस्पताल मिलने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।